जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट स्टॉक बाय कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो एक कैटेगरी है बहुत पॉपुलर हुई है पिछले 10 सालों में, वो है पीएमएस और एआईएफ। तो यहाँ देखा गया है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इस बात पे है कि कैसे एक फंड मैनेजर अपने स्किल से बेहतर स्टॉक पिकिंग करके किस तरीके से बेहतर रिटर्न्स डिलीवर करे या बेहतर एक्सपीरियंस दे इन्वेस्टर को। अभी जो हमने देखा कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो उस केस के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी स्टॉक पिकिंग कैसी रही है और क्या आप समय पे उसे एलोकेशन को इंक्रीज कर पाए या डिक्रीज कर पाए, है ना। तो क्या है एक आइडियल तरीका? आइडियल तरीका है कि एक पीएमएस पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए, जहां पर एक फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो 15 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रन करता है, कंसंट्रेशन, और समय के अनुसार उस पोर्टफोलियो को चर्न करते रहते हैं। बट इसमें जो दूसरा लिमिटेशन है वो ये है टिकट साइज की 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर एक ऐसा फंड है जिसने इस प्रॉब्लम को दोनों तरीके से सॉल्व किया है कि जो इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक का फ्लेवर लेना चाहते हैं, पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और म्यूचुअल फंड से बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हैं, उस केस को लेके एक फंड है ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड। ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड क्या करता है, ये अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक का एलोकेशन बनाता है और प्योरली जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टॉक पिकिंग का है। इसके जो फंड मैनेजर है केनन, इनका एक बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये इससे पहले आईडीसी प्रीमियर इक्विटी के फंड मैनेजर थे और इनको मिड कैप मंगोल के नाम से भी काफी लंबे समय से जाना गया है। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन पीएमएस कंपनी ओल्ड ब्रिज कैपिटल, जहां पर मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ का था। लास्ट ईयर ही कन्वर्टेड द एंटायर पीएमएस स्ट्रेटेजी इनटू अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, जहां पर इन्होंने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नंबर 1, एक इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक करना चाहता है बट उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है सही स्टॉक पिक करने की, तो वो इन्वेस्टर ओल्ड ब्रिज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है, जहां पर पोर्टफोलियो आपका 20 से 30 स्टॉक में होगा। बी, जो इन्वेस्टर पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या फिर उनके पास इतनी धनराशि नहीं है कि वो 50 लाख रुपए एक साथ दे सके, वहां पर इस पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्ट करके दे कैन मैनेज इट। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो था टैक्स का एडवांटेज। ये क्यों हुआ टैक्स का एडवांटेज? देखिए, जब आप पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो भी स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं उस केस में जो टैक्सेशन है वो स्टॉक की डेट ऑफ परचेज के हिसाब से डिसाइड होता है। उदाहरण के तौर पे आपने पीएमएस के अंदर आपके फंड मैनेजर ने 30 स्टॉक्स बाय किए और लेस देन 1 ईयर में 15 स्टॉक सेल कर दिए किसी भी रीजन, तो उस पे जो भी गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और आपको अगले साल की आईटीआर में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, बिना इस बात के कि आपने उस पीएमएस को एग्जिट किया या नहीं किया। ओके, वहीं अगर यही काम आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर पीएमएस स्ट्रैटेजी में म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे करता है तो ये जो गेन है ये फंड लेवल पे होगा और इस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये सॉल्व हुआ कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, जैसे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जो लिमिटेशन होती है, उदाहरण के तौर पे एमआरएफ का स्टॉक है, वो स्टॉक 1 लाख रुपए का एक स्टॉक है मान के चलिए, तो अब आपके पास अगर 50,000 रुपए हैं तो आप एमआरएफ बाय नहीं कर सकते। दूसरा क्या हो गया कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपने पीएमएस में इन्वेस्ट किया और आपकी धनराशि जो है 60 लाख रुपए है, तो आप एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उस फंड वैल्यू को 50 लाख से नीचे लेके नहीं जा सकते, आप सिर्फ 10 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। बट यही काम अगर आप म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से पीएमएस स्ट्रैटेजी में करते हैं तो वहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर फंड जो है वो पूल लेवल पे बाय कर रहा है, तो आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट आप एग्जिट कर सकते हैं, किसी भी समय पे आप कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक आपका फंड मैनेजर बाय करता है उसमें आपको भी उसमें ओनरशिप मिलेगी। इस तरीके से एक इफिशिएंट तरीका है टैक्स, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी जो ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी आपके लिए सॉल्व कर रहा है। तो ये इसके एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है इसका जो रिस्क है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है। यहाँ पर आप एक फंड मैनेजर को हायर कर रहे हैं अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए और थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी रन करने के लिए, तो हो सकता है कि ये थोड़ा वॉलेटाइल रहे। एक फेस ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पर आपको लगेगा कि मार्केट अच्छा कर रहा है, फंड अच्छा नहीं कर रहा है। दैट इज पॉसिबल, क्योंकि जब भी कोई फंड मैनेजर स्टॉक बाय करता है
तो वो कोशिश करता है कि वो कैसे मार्केट के अवॉइडेड एरिया को कैप्चर करके फ्यूचर में रिटर्न्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 1 साल में बैंकिंग हैज़ नॉट डन वेल, तो अगर किसी फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग के स्टॉक्स ले रखे हैं तो हो सकता है वो 1 साल में उनके रिटर्न उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट आने वाले 2-3 साल में ऐसी उम्मीद की जाती है कि बैंकिंग शुड बी डूइंग बेटर देन एनी अदर सेक्टर। तो आपका जो जेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म नहीं है तो उस समय में आपको इस तरीके के फंड को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इस फंड में SIP रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली वो एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद जब आपको कंफर्ट आएगा तब आप इसमें थोड़ा सा बड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा जो है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ऊपर एलोकेशन एक सिंगल फंड में नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्ले होगा और अच्छे और बुरे समय में आप देखेंगे कि आपके सारे फंड हमेशा अच्छा नहीं करेंगे और सारे फंड हमेशा खराब नहीं करेंगे और आपका जो मीन एक्सपीरियंस होगा वो मार्केट से थोड़ा बेहतर होगा।